नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 498A के केसों के बारे में, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि जो 498A के मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी देखने में आया है कि 85 से लेकर 90% तक जो केस होते हैं वो झूठे होते हैं। जो वाइफ्स होती है अपने पति पर झूठे 498A के केस कर देते हैं कि मेरे से दहेज की मांग की जा रही है, या मेरे से मारपीट की जा रही है, या मान के चलता है कि पति अपनी वाइफ पर कोई केस करता है तो इसके बदले में जो वाइफ है अपने पति पर झूठे केस कर देती है, चाहे कोई भी केस हो। और इसी में से एक होता है कि वो अपने पति या ससुराल पक्ष वालों पर 498A का केस दर्ज करवा देती है कि मुझसे दाज दहेज की मांग की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पर भी 498A का झूठा केस होता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है जिससे कि आप झूठे दहेज के केस से बाहर आ सके। और जो 498A का केस होता है वो कैसे कैसे कोर्ट में चलता है, कैसे शुरू होता है और कोर्ट में उसकी कैसी कैसे प्रोसीडिंग होती है, और कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए और कहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप कुछ भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप 498A का केस हार जाएं। या फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके कारण जो आप आसानी से 498A का केस जीत सकें। केस को लड़ने के मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे आप जो अपना पक्ष है मजबूत कर सकते हैं। यानी 498A के केस के बारे में आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि आपको आपका केस लड़ने में और आपको झूठे केस से बाहर आने से, झूठे आरोपों से बाहर आने से, और अगर आपके कोई रिश्तेदार भी उस केस में शामिल कर दिए गए हैं, झूठी FIR करवा दी गई है उनके खिलाफ भी, तो कैसे आपको क्या करना है, कैसे केस लड़ना है और कैसे इन सबसे बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए कृपया अंत तक देखते रहे ताकि कोई भी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं मिस ना कर दें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली नोटिफिकेशन बेल पर भी अवश्य क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि 498A के केस में जो कार्रवाई स्टार्ट होती है वो कार्रवाई कैसे शुरू होती है, और कार्रवाई स्टार्ट होने के बाद आपको क्या क्या करना है, यानी कि पति पक्ष को क्या करना होता है कि वो कहीं पर भी गलती ना कर दें, पर उनका जो केस है वो कहीं पर भी खराब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो महिला होती है, तो जो वो महिला होती है, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो, चाहे उसके जो आरोप हैं वो सच्चे हैं चाहे झूठे हैं, महिला ने सबसे पहले क्या करना होता है, वो जाती है पुलिस स्टेशन और जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मुझसे मेरे ससुराल वाले जो हैं दहेज की मांग कर रहे हैं, मेरे साथ क्रूअल्टी हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो भी उसकी कंप्लेंट होती है वो जाके अपने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाती है। तो यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, महिला की इस कंप्लेंट को वुमेन सेल भेज देते हैं। वुमेन सेल यानी कि फ्रेंड्स CAW सेल, जिसका मतलब होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, वो उस कंप्लेंट को वहाँ भेज देते हैं। या जो महिला होती है वो सीधे वुमेन सेल में जाकर भी अपनी जो कंप्लेंट है वहाँ पर दर्ज करवा सकती है। फ्रेंड्स, वुमेन सेल में जो क्या होता है, वहाँ पर भी पुलिस के ही लोग होते हैं, लेकिन उनका जो कार्रवाई करने का तरीका होता है वो उनसे अलग होता है। उनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया जाए और जो ये मामला रफा दफा करवाया जाए। तो फ्रेंड्स, वुमेन सेल में कंप्लेंट होने के बाद वुमेन सेल से पति पक्ष वालों को या तो फ़ोन कॉल आती है, या वुमेन सेल वाले घर आकर भी पति पक्ष वालों को कंप्लेंट के बारे में बता सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब वुमेन सेल का नोटिस मिल जाता है तो पति पक्ष वाले यहाँ पर कहते हैं, ससुराल पक्ष वाले यहाँ पर पूछते हैं कि हमें वुमेन सेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम नहीं जाते तो हमें क्या नुकसान होता है, या हमें क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं वुमेन सेल में जाने या ना जाने से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि वुमेन सेल आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे आप क्या गलतियाँ करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको वुमेन सेल का नोटिस प्राप्त होता है तो फ्रेंड्स आपको उसके बाद वुमेन सेल अवश्य जाना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप वुमेन सेल में ना जाएं, आपको अवश्य जाना चाहिए। हालांकि अगर आप नहीं भी जाते हैं तो वुमेन सेल वाले आपसे धक्का नहीं कर सकते कि आपको जाना है, लेकिन आपको जाना चाहिए। इसके आपको फ़ायदे रहते हैं, कोई भी नुकसान नहीं रहता है मेरे हिसाब से। जब भी आपको नोटिस मिलता है आप खुद जाएं वुमेन सेल, या आप अपने वकील से भी एक बार बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे वुमेन सेल से आपको नोटिस आया है तो अब क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप वुमेन सेल में जाएँ। सबसे पहले दिन तो फ्रेंड्स, जब आप जाते हैं वुमेन सेल, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेंट की कॉपी मांगिए, जो कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई है। अगर आपको कॉपी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको कॉपी नहीं मिलती है तो आप इसके लिए RTI डाल के भी कॉपी ले सकते हैं। तो पहली तारीख को तो यही होता है कि आप जाएंगे, आपको कंप्लेंट की कॉपी मिल जाती है। नेक्स्ट तारीख में जब आप जाते हैं तो आपका जो पक्ष है वो वहाँ पर रखिए कि आपने कुछ किया है या कुछ नहीं किया है, जो भी बातचीत है
क्या मसला है क्या मसला नहीं है। जो आपका पक्ष है वो उनको बताइए कि ये मामला है या ये मामला नहीं है। कभी भी आप घबराइए नहीं कि वो मुसल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप सच्चे हैं तो आपको वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पक्ष है वो पूरी निडरता से जाके वुमेन सेल में रखें। फ्रेंड्स, जो वुमेन सेल का मकसद होता है वो आप ये नहीं होता कि आपको धक्के से वो आपस में रहने के लिए कहें या कुछ भी कहे, लेकिन उनको जो मकसद रहता है वो रहता है समझौता कराना। समझौता किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे जो पत्नी है वो कहे मुझे इतनी एलिमनी चाहिए, उसके बाद मैं तलाक ले लूँगी, और अगर पति पक्ष को कोई भी इतराज़ नहीं है तो वो तलाक के लिए भी समझौता कर सकते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स भी दे सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर दोनों पक्षों का समझौता होता हो तो वुमेन सेल का मकसद यही होता है कि अगर उनका आपस में समझौता हो जाए तो केस आगे ना जाए, एफआईआर ना हो, क्योंकि अगर एफआईआर हो जाती है तो केस लंबा चलता है। तो उनका जो मेन मकसद रहता है वो एफआईआर से पहले दोनों पक्षों का आपस में समझौता कराकर केस को ख़त्म करना होता है। फ्रेंड्स, वुमेन सेल में क्या देखा जाता है कि जो पति पक्ष यानी कि जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं, कई बार वो क्या होता है कि वहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और हर बात को वो हाइपर हो के बोल रहे होते हैं कि ऐसे है, उनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है वो चरित्रहीन है, वो ऐसी है वैसी है, जबकि पति पक्ष वालों के पास इसका कोई भी सबूत कोई भी एविडेंस नहीं होती है। तो जब भी आप जाएँ वुमेन सेल में तो बहुत आराम से बात करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाइपर होकर बात करते हैं तो इससे जो आपका केस होता है वो ख़राब हो जाता है और आगे जाके आपको दिक्कत भी होती है। और यहाँ फ्रेंड्स, जो लड़की के सास ससुर होते हैं वो बहुत आगे बढ़ कर बोल रहे होते हैं, जबकि उनको चाहिए कि पति पत्नी का आपस में मसला है, कुछ भी उनके आपस में गलत फहमी है वो उनको आपस में सुलझाने दी जानी चाहिए, उनको आगे बढ़कर नहीं बोलना चाहिए। ऐसी गलतियाँ कई बार जो पति पक्ष या ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो जाकर करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे वुमेन सेल वाले लड़की से ये भी कह सकते हैं कि उसने जो भी गिफ्ट आइटम, जो भी डोरी आइटम कि उसने शादी के बाद जो भी आइटम अपने ससुराल पक्ष या पति पक्ष को दी थी, उनकी एक लिस्ट बना कर लेके आए कि क्या डोरी आर्टिकल्स शादी में दिए गए थे, उनकी जो भी एक लिस्ट है वो बना के लेके आए। तो अगली तारीख जब पड़ती है तो लड़की क्या करती है कि जो भी लिस्ट होती है डोरी आर्टिकल आइटम्स की वो बना के लेके आती है वुमेन सेल। और ऐसे भी देखा जाता है कि जो लिस्ट में लिखा होता है सामान, हालांकि जितना लड़की वालों ने सामान दिया होता है उससे बढ़ा चढ़ा कर जो है लिस्ट में बताया होता है। तो ऐसे में पति पक्ष वालों को क्या करना होता है कि अगर उनके पास कुछ भी डोरी आर्टिकल्स होते हैं, कुछ भी ऐसी आइटम्स होती हैं, तो वो उन्हें लाकर दे देनी चाहिए। और जब कोई भी आइटम वापस की जाती हैं तो वुमेन सेल में बकायदा नोट होता है, बकायदा लिखा जाता है कि क्या आइटम तो जो थी वो वापस की गई हैं, क्या वापस नहीं की गई हैं, और जो आइटम आपके पास है आप लाकर वापस दे सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी आइटम नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हमको ऐसी कुछ भी आइटम नहीं दी गई है, ये झूठ बोल रही है। जो भी आपका पक्ष हो आप बताइए। अगर आपके पास कुछ भी आइटम हम वापस कर देते हैं लेकिन लिस्ट में ज़्यादा आइटम लिखी होती हैं, तो ये लड़की वालों पर होता है कि उन्हें साबित करना पड़ता है कि जो आइटम लिस्ट में लिखी हुई हैं वो सब की जो सब आइटम थी वो उन्होंने दी थी। कोई उनके पास बिल हो, कुछ इनवाइसेस हो, कुछ और प्रूफ हो, जिससे कि ये साबित हो सके कि जो आइटम भी लिस्ट में लिखी हैं वो सभी उन्होंने दी थी। और अगर आप आइटम ला कर दे देते हैं और लड़की वाले मान लेते हैं कि जो आइटम हमने दी थी हमको वापस मिल गई हैं, तो जो धारा 406 होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, उसका कुछ भी सवाल नहीं रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, वुमेन सेल का जो मेन मकसद होता है वो होता है मेडिटेशन के जरिए दोनों पक्षों का आपस में समझौता करवाना। अगर लगता है वुमेन सेल को कि दोनों पक्षों का आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है, ना हो पाएगा, तो जो वो केस होता है वापस पुलिस थाने में भेज देते हैं और वहाँ जाकर जो होता है एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो जब भी केस जो होता है दोबारा जाता है पुलिस थाने, तो वैसे में उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, जो पति पक्ष वाले होते हैं यहाँ पर जाके वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा जाता है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जज साहब देखते हैं कि जो ससुराल पक्ष वाले थे वो वुमेन सेल के बुलाने पर हर एक तरीक पर वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने जाकर अपना पक्ष बताया, कोई भी तरीक उन्होंने मिस नहीं की है, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। या जो भी डोरी आर्टिकल थे, जो भी सामान था वो उन्होंने वापस कर दिया है। तो वैसे में जो एंटीसिपेटरी बेल मिलने के भी चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पति पक्ष वाले वुमेन सेल के बुलाने पर वहाँ पर जाते नहीं हैं और वहाँ पर जाकर अगर जाते भी तो काफ़ी हाइपर हो के बोलते हैं, तो ये सभी बातें आपके अगेंस्ट जाती हैं। हालांकि वुमेन सेल वाले तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट होती है वो काफ़ी मायने रखती है। वो रिपोर्ट भी आगे जाकर काफ़ी उसका जो नेगेटिव असर होता है वो आपके केस पर पड़ सकता है। तो वुमेन सेल की जो रिपोर्ट होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है, और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, नहीं जाते हैं या कुछ ज़्यादा हाइपर हो के बोलते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि जो एफआईआर थी आपके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, आपके और आपके किसी रिलेटिव के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसकी जो चार्जशीट है, मान के चलते हैं कि उसकी जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश हो जाती है। और जब फ्रेंड्स आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको जो चार्जशीट की कापी है वो वहाँ पर दे दी जाती है। जब आपको चार्जशीट की कापी मिलती है तो आप चार्जशीट की कापी को अच्छे से पढ़ें, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से गवाह जो हैं पुलिस वाले करवा रहे हैं, 161 के जो बयान दिए गए गवाहों के द्वारा उनमें क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया है, उनको आप अच्छे से पढ़ के जो आपका जो केस है
वो एक तैयार करें, आपका जो डिफेंस है वो तैयार करें। कि कई बार क्या होता है कि डिफेंस आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं और आगे जाके आपको काफ़ी दिक्कत होती है और आप केस हार भी सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है चार्ज फ्रेम की। जब भी चार्ज फ्रेम होता है, कई बार क्या देखा जाता है कि जो वकील होते हैं वो चार्ज पर बहस नहीं करते हैं, लेकिन चार्ज पर हमेशा बहस करनी चाहिए। तो आप भी जैसा आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर आप पर झूठे आरोप लगे हैं तो जो भी है, अगर आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो रिलेटिव हैं उनको भी धक्के से झूठे आरोपों में केस में फंसाया गया है, तो आप जज साहब को बताइए पूरे केस के बारे में कि ऐसे ऐसे था। जज साहब जो भी आपका पक्ष हो, जो भी आप अपनी सफाई में कहना चाहते हो, वो जज साहब को बताइए। क्योंकि जज साहब के पास ऑलरेडी बहुत से केस होते हैं। जज साहब को जब तक आप अच्छी तरह से बताएंगे नहीं कि आपके केस के पक्ष, आपके केस के फैक्ट क्या है, क्या आपके केस में है क्या नहीं है, कुछ भी सफाई नहीं बताएंगे, तो जज साहब को यहाँ पर कैसे पता चलेगा। क्योंकि चार्ज फ्रेम के समय पर जो जज साहब होते हैं वो आपको चार्ज से मुक्त भी कर सकते हैं, वो जो चार्ज के सेक्शन होते हैं वो ख़त्म भी कर सकते हैं, या उनमें से कुछ सेक्शन वो घटा भी सकते हैं। जज साहब यहाँ पर कुछ भी उस समय कर सकते हैं। आपको केस से डिस्चार्ज नहीं भी किया जाता है तो आपके जो रिश्तेदार हैं जो झूठे केस में फंसाए गए हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि ये केस में धक्के से फंसाए गए हैं, झूठे आरोप में केस में फंसाए गए हैं, इन पर तो चार्ज लगना बनता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, चार्ज फ्रेम के समय पर आपको बहस करनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अक्सर केसों में क्या देखा जाता है कि कोई वकील होते हैं वो चार्ज पर बहस बिल्कुल भी नहीं करते हैं और चार्ज फ्रेम करवा लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि जब भी चार्ज फ्रेम हो उस समय आप बहस कीजिए, जो भी आपकी सफाई है, जो भी आपका पक्ष है, वो जज साहब को यहाँ पे आप बताएं। फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है एविडेंस की। एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी केस के जीतने और हारने में। और जो भी गवाही होती है, आपकी पत्नी की गवाही या अन्य रिलेटिव्स की गवाही, कोई इंटरेस्टेड विटनेस हो, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो, सभी की गवाही जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और जब आप क्रॉस करते हैं बहुत ध्यान से क्रॉस करना होता है। आपको ऐसे सवाल जवाब पूछने होते हैं कि जिससे आपका जो पक्ष है वो मजबूत हो, और जो पत्नी पक्ष और जो पत्नी है या पत्नी पक्ष वाले हैं उनका जो झूठ है वो निकल के सामने आए। आपको क्या सवाल पूछने हैं, क्या नहीं पूछने हैं, या आप पूरी तैयारी के साथ आएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी केस में जो क्रॉस होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पूरे का जो पूरा केस होता है वो क्रॉस पर ही निर्भर करता है। और अगर आप क्रॉस में गलती कर देते हैं, कुछ गलत सवाल या कुछ सही सवाल नहीं पूछते हैं, तो पूरे का जो पूरा केस होता है आप हार सकते हैं। तो क्रॉस में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी चाहिए। मान लीजिए आप पत्नी का क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको जो पत्नी के बयान होते हैं उसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी होती है। यानी कि पत्नी ने जो थाने में बयान दिए थे 161 के जो बयान दिए थे और कोर्ट में आकर जो बयान दे रही है उसमें कुछ फ़र्क है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, वो आपको पकड़कर उसी पर आपको क्रॉस करना होता है। फ्रेंड्स, आप आपकी पत्नी से क्या सवाल जवाब पूछ सकते हैं या रिश्तेदारों या रिलेटिव से क्या सवाल जवाब कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा और आप जो है क्रॉस की एक बढ़िया तैयारी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा केस में आप आईओ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रॉस, कि आप किससे से क्रॉस कर रहे हैं और क्या सवाल जवाब पूछ रहे हैं, इस पर आपका जो पूरा केस होता है वो निर्भर करता है। और फ्रेंड्स, एविडेंस खत्म होने के बाद जब आपकी बारी आती है बहस करने की, तो जब आप बहस करते हैं तो बहस करने के बाद जो एक रिटन आर्गूमेंट होती है, आप रिटन आर्गूमेंट भी जज साहब को दें। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जज साहब के पास ऑलरेडी बहुत सारे केस होते हैं और उन्होंने हर एक केस को देखना होता है। तो जज साहब भी यहाँ पर भूल जाते हैं कि किस एडवोकेट ने या किस व्यक्ति ने क्या बहस की थी, क्या नहीं की थी, उनको भी दिमाग से कई बार निकल जाता है। और अगर यहाँ पर आपने रिटन आर्गूमेंट दिए होंगे तो जज साहब जब भी आपकी फाइल पढ़ेंगे, केस को बारे में डिसीजन करने जाएंगे, तो वो आपके एक बार रिटन आर्गूमेंट भी पढ़ लेंगे कि क्या आपने बोला था। वो रिटन आर्गूमेंट से एक बार क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ में बहुत ज़रूरी है कि आपके केस से संबंधित कुछ साइटेशंस, कुछ जजमेंट्स भी आप साथ में दें, जिससे कि आपका जो केस है और ज़्यादा मजबूत हो और आपको जीतने में आसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आप पर भी 498A का मुकदमा चल रहा है, जो झूठा केस हुआ है, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी आपके केस को लड़ने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।